इस चैप्टर में हमारे पास जितने भी थ्योरीज है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तो उन थ्योरीज के हवाले से एक समरी के तौर पर ये यूनिट जो है यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप आगे क्लासेस में कौन कौन से थ्योरीज पढ़ेंगे और वो थ्योरीज किस चीज़ के हवाले से होंगी। तो इस यूनिट को अगर आप याद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी थ्योरीज है आपने उन थ्योरीज को तकरीबन 60 to 70% कवर कर लिया है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक समरी है उन तमाम थ्योरीज की। ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ थ्योरीज है 8 या मेरा ख्याल में 9 थ्योरीज है, जिसको हम दो दो करके इंशाल्लाह क्लास में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से 3 क्लासेस में हमारा कवर हो जाएगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है नर्सिंग थ्योरी का, नर्सिंग थ्योरी सब्जेक्ट का लेक्चर है, यूनिट नंबर 3, ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग थ्योरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मतलब जितने भी हमारे पास नर्सिंग थ्योरी है उस पर हम नज़रसानी करेंगे, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ये वाला यूनिट जो है इंतहाई सिंपल यूनिट है और इससे एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे एमसीक्यूज आते हैं, आसान आसान एमसीक्यूज आते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए जो एमसीक्यूज बना रहा था, तो उस दौरान मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए इस यूनिट से एमसीक्यूज बनाए थे, जो कि मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यूज लेक्चर के दौरान जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा आइडिया इसके बारे में हो जाएगी, ठीक है। सो क्लास की शुरुआत करते हैं। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है। डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थीरीज। जितने भी हमारे पास नर्सिंग थीरीज है, ठीक है, तो इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई थी, कौन कौन सी बातें जो है वो जो है बहस में आई थी, उस पर डिस्कशन हुई थी, ठीक है। तो उसके हवाले से जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री पर बात करेंगे। इसके अलावा आइडेंटिफाई डिफरेंट स्कॉलर्स एंड देयर थ्योरीज। जितने भी हमारे पास नर्सिंग स्कॉलर्स है तो उसको हम क्या करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे और उन्होंने जो थ्योरीज प्रपोज किए थे तो उन थ्योरीज पर हम बात करेंगे। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के थ्योरीज है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नॉन नर्सिंग थ्योरीज एंड मॉडल, हमारे पास जो मुख्तलिफ नॉन नर्सिंग थ्योरीज और जो मॉडल है तो उस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, ठीक है। आपका जो एमसीक्यूज बुक है वो ऑलरेडी अल्लाह के फजल से ऑर्डर में दे चुका हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक वो रेडी हो जाएगी। तो फिर आप स्टूडेंट जो है अपने लिए वो बाय कर सकते हैं। इंतहाई आसान एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं और टू द पॉइंट एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं हर एक सब्जेक्ट के। सो उसको अगर आप याद करेंगे तो आपको फिर स्लाइड देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्लाइड्स में आपको पढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली ये आपकी कंसेप्ट को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जब आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के बारे में आपको पता होगा, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एमसीक्यूज़ मैंने इसलिए बनाए हैं कि जितनी नॉलेज आपके पास ज़्यादा होगी उतना ही आपको क्या होगा, एग्ज़ाम आसान होगा, ठीक है। इसके साथ साथ पास पेपर भी मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी तरफ से जितनी भी तैयारी है वो तकरीबन 100% मेरी तरफ से तैयारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, और बाकी आप स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट इससे कैसे फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस आप सब स्टूडेंट्स के साथ होगी, और आप स्टूडेंट्स थोड़ी सी भी मेहनत करें तो आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें, कहते हैं कि इन द अर्ली पार्ट ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री नॉलेज was extremely limited and almost entirely task oriented. Role of nurses were questions and what they do, for whom, where and when were determined. इसी तरह से the professionalization of nursing has been and is being brought about through the development and use of nursing theory. इस स्लाइड में आपको जो बुनियादी बातें की गई है नर्सिंग थ्योरी के डेवलपमेंट के हवाले से, तो पहले लाइन में आपको ये कहते हैं कि
जब स्टार्ट में नर्सिंग हो रही थी तो स्टार्ट में नर्सिंग के हवाले से किसी के पास किसी किस्म की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, नॉलेज जो थी वो इंतहाई लिमिटेड नॉलेज थी लोगों के पास, और लोग जो भी करते थे तो वो एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की देखा देखी को देखकर उसी को उसी तरह से फॉलो करते थे। मतलब वो जो भी काम करते थे उस काम के पीछे उनके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ करती थी कि हम अगर एक बंदे को मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्यों दे रहे हैं, इस मेडिसिन से इस बंदे को क्या फायदा होगा। तो इस उनके पास जो है किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो थी वो नहीं थी, ठीक है, पुराने ज़माने में। इसी तरह से पुराने ज़माने में जितने भी नर्सेस थे तो उनके पास नर्सिंग के हवाले से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। मतलब वो जो भी करते थे तो वो लोग यही सोच कर करते थे कि बस ये हमारा काम है, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस वो लोग करते थे तो उन प्रैक्टिस के पीछे उनके उनके साथ किसी किस्म की नॉलेज नहीं थी कि हम जो कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, फॉर whom, किसके लिए कर रहे हैं, कब कहाँ पर हम इसको सरंजाम देंगे, और इसको हम कैसे मालूम करेंगे कि जो केयर हम अपने पेशेंट को दे रहे हैं तो ये केयर देने का सही टाइम क्या है, ठीक है। तो इन चीज़ों के हवाले से जितने भी सवालात थे तो इन सवालात के जवाबात उनके पास उस ज़माने में नहीं थे। इसी तरह से फिर एक ऐसा दौर आया कि लोग जो है नर्सिंग के बारे में थोड़ा कुछ जानने लगे। नर्सिंग के बारे में लोगों ने जो है थ्योरीज प्रपोज करना शुरू की, थ्योरीज जो है उसको डेवलप करना शुरू की। तो जैसे ही थ्योरीज जो है टाइम के साथ साथ डेवलप होती रही, नर्सिंग का जो फील्ड है ये प्रोफेशनलाइज होता चला गया, ठीक है। लोगों के पास नर्सिंग के हवाले से नॉलेज जो है वो आती रही, और लोग जो है फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना लोगों ने क्या किया, शुरू किया। तो इस बुनियादी अ, इस स्लाइड का जो बुनियादी मतलब है वो ये है कि शुरू के ज़माने में नर्सिस के पास, जो पुराने ज़माने के नर्सिस थे तो उनके पास किसी किस्म की इंफॉर्मेशन, किसी किस्म की नॉलेज नर्सिंग के हवाले से नहीं थी। लेकिन जब टाइम गुजरता गया, लोग जो है एजुकेशन की तरफ आते रहे तो लोगों में जो है एक शऊर पैदा हो गया, और लोगों ने जो है नर्सिंग को एक प्रोफेशन बनाने के लिए जो है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के थ्योरीज जो है वो डेवलप्ड करना शुरू किए। और इसी तरह से जो ही नर्सिंग थ्योरीज डेवलप्ड होते रहे, इसी तरह से नर्सिंग प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट आती रही, और लोग जो है फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना लोगों ने क्या किया, शुरू किया, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन नर्सिंग थ्योरी में जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, सो उससे क्या हुआ, ब्रॉड लीडिंग स्कॉलर्स एंड theorists to discuss and debate on issues regarding nursing science and theory development। नर्सिंग थ्योरी के हवाले से जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उस पहले कॉन्फ्रेंस में जितने भी नर्सिंग स्कॉलर और थ्योरिस्ट थे तो उनको जो है उनको मदऊ किया गया था, और उनको जो है नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग साइंस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, ठीक है, तो उन इश्यूज पर उनके साथ डिस्कशन हुई थी, उस पर बहस मुबाहिसा हुआ था कि किस तरह से हम अपनी जो नर्सिंग फील्ड है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको मज़ीद प्रोफेशनलाइज कर सकते हैं। तो इसके हवाले से पहला जो कॉन्फ्रेंस है वो हुआ था। इसी तरह से अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे पास, आप सब ही जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये हमारे पास पहली खातून थी जिन्होंने नर्सिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक खिताब भी दिया गया है, द लेडी विद द लैम्प, ठीक है। एक औरत जो कि लैम्प अपने हाथ में लिए रात के वक्त जो है वो स्ट्रीट में घूमा फिरा करती थी लोगों की देखभाल के लिए, कि अगर कहीं पर ज़रूरतमंद लोग हो तो उनकी ज़रूरत जो है पूरी की जाए, उनकी केयर की जाए। तो इस वजह से इनको ये खिताब दिया गया, लेडी विद द लैम्प, ठीक है। लेडी विद द लैम्प ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या है, खिताब है, जो कि इनको इस इनकी इतनी कारनामे करने की बुनियाद पर जो है इनको दिया था, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी जो थ्योरी पेश की थी, प्रपोज की थी, तो 1854 में अपनी थ्योरी इन्होंने जो है इन्वायरमेंटल थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से अब आपसे ऐसे एमसीक्यूज इसमें पूछ सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कब इन्वायरमेंटल थ्योरी
प्रपोज की थी या पब्लिश की थी, तो 1854 में जो है इन्होंने अपनी इन्वायरमेंटल थ्योरी को क्या किया था, पब्लिश किया था। इसी तरह से ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इन्वायरमेंटल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, तो इन्वायरमेंटल थ्योरी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पेश किया था। ठीक है, अब इस इन्वायरमेंटल थ्योरी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 6 या 7 बुनियादी पॉइंट जो है वो बताए थे, जो कि पेशेंट की जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा क्या करती है, असर करती है और उसके हेल्थ को क्या करती है, मुतासर करती है। तो सबसे पहले प्योर फ्रेश एयर। प्योर फ्रेश एयर जो है ये किसी भी पेशेंट के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, इसी तरह से पीने के लिए साफ पानी का होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है तो इसकी वजह से आपको फिर वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसके साथ साथ इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम, अगर सीवरेज सिस्टम आपके पास ठीक नहीं है तो जगह जगह जो है पानी कड़ा होगा। ठीक है, और पानी कड़ा होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो जन्म लेंगी। इसके साथ साथ क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सफाई सुथराई नहीं होगी तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होगी। इसके अलावा लाइट। लाइट, एक प्रॉपर लाइट सिस्टम जो है माहौल में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हॉस्पिटल के हवाले से जो है आपको बताया जा रहा है। मतलब हम अपने पेशेंट को ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहां पर उनको जो है फ्रेश एयर अवेलेबल हो। ठीक है, इसी तरह से प्योर वाटर उनको अवेलेबल हो। इसी तरह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या हो, प्रॉपर हो। इसके साथ साथ उस एनवायरनमेंट की साफ सुथराई जो है वो क्या हो, मुकम्मल हो, और वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम हो। तो ऐसा इन्वायरमेंट अगर आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे तो इससे पेशेंट क्या होगा, इससे आपका पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, उनको अच्छा महसूस होगा, और जब उनको अच्छा महसूस होगा तो उनकी जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो इन्वायरमेंटल थ्योरी पेश की थी, तो इस इन्वायरमेंटल थ्योरी में इन्होंने इन चीज़ों को क्या किया था, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और जब इन्होंने अपने इस थ्योरी को पेशेंट पर अप्लाई किया, पेशेंट को जहाँ पर रखा जाता था उस एरिया को जो है इस थ्योरी के मुताबिक किया, तो इससे पेशेंट की जो हेल्थ सिस्टम है, सॉरी जो हेल्थ है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, और बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है इससे क्या हुए थे, इफेक्टिवली ठीक हुए थे। Any deficiency in one or more of these factors could lead to impaired functioning of life processes or diminish health status। ठीक है, फिर इन्होंने मजीद अपनी थ्योरी में ये बात की थी कि जितने भी फैक्टर हमने आपको बताए हैं, अगर इसमें कोई भी फैक्टर जो है वो उस पर अमल ना किया जाए या इसमें कमी हो, तो इसकी वजह से पेशेंट की जो हेल्थ है वो क्या होगी, वो इम्पेयर होगी। पेशेंट के जो फंक्शन है उसमें खराबी आएंगी, और इस तरह से उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट जो है वो जल्दी हील अप हो जाए, वो जल्दी ठीक हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको हम एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, या ऐसे इन्वायरमेंट में हम उनको रखें जहाँ पर उनको प्योर फ्रेश एयर जो है वो मुहैया हो, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम हो, प्योर वाटर उनको पीने के लिए जो है दस्तयाब हो। इसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, साफ सुथराई का ख्याल जो है वो अच्छी तरीके से रखा जा रहा हो, और इसके साथ साथ लाइटिंग सिस्टम जो है वहाँ पर प्रॉपर हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, मैटर करती है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है पेशेंट के हेल्थ को। इसी तरह से एप्लीकेशन के हवाले से नर्सिंग थ्योरी, इन्वायरमेंटल थ्योरी के एप्लीकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, पेशेंट्स आर टू बी पुट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट ऑन देम। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज टू रिड्यूस नॉइस, to relieve patient anxieties and to help them to sleep. As per most of the nursing theories, environmental adaptation remain the basis of holistic nursing care। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बात भी की थी कि किसी भी पेशेंट के लिए अगर आप चाहते हैं कि उनकी हालत जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें, एक ऐसी कंडीशन उनको जो है प्रोवाइड करें जो कि उनके लिए नेचुरल हो, और वो जो है उन पर बहुत ज़्यादा असर कर रहा हो। मतलब यह है कि उनको आप
ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहां पर फ्रेश एयर मौजूद हो, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम हो, वो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड एयर जो है इनहेल कर रहे हो, वहां पर प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम हो, वहां पर साफ सुथराई का जो है प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा हो, वहां पर किसी किस्म का नॉइस ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट की जो एंजाइटी है उसको जो है क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इससे क्या होगा, इससे पेशेंट की जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगी। और ये सारे काम किसके ज़िम्मे आते हैं, ये सारे काम नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं। तो नर्सिस जो है पेशेंट की इन तमाम नीड्स का क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जितने भी थ्योरीज प्रपोज किए गए हैं, तो तमाम थ्योरीज में एक बात जो है वो कॉमन है, और वो ये है कि तमाम थ्योरीज में इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। मतलब यह है कि पेशेंट को हम जिस माहौल में रख रहे हैं, आया वो माहौल उनके लिए सूटेबल है या नहीं, आया उस माहौल में पेशेंट के नीड के मुताबिक चीज़ें मौजूद है या नहीं। पेशेंट के नीड क्या है, पेशेंट के नीड ये है कि जिस माहौल में हम उनको रख रहे हैं वहाँ पर किसी किस्म का शोर शराबा ना हो, वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम हो, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम हो, वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को मदद देती है उनको आराम करने में, ठीक है, उनको रिलैक्स रहने में। सो पेशेंट अगर आराम करेगा, पेशेंट अगर रिलैक्स रहेगा, तो उनकी सेहत जल्दी ठीक होंगी, ठीक है। तो ये बुनियादी बातें हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनवायरमेंटल थ्योरी में। इसके बाद हमारे पास दूसरी थ्योरिस्ट आती है जिनका नाम क्या है, वर्जीनिया हेंडरसन। वर्जीनिया हेंडरसन ने जो थ्योरी पेश की थी उस थ्योरी का नाम क्या है, नर्सिंग नीड थ्योरी। नर्सिंग नीड थ्योरी को वर्जीनिया हेंडरसन ने 1964 में क्या किया था, प्रपोज किया था। इस थ्योरी में वर्जीनिया हेंडरसन को जो खिताब दिया गया है वो ये है कि मॉडर्न नर्सिंग नाइटिंगेल, वर्जीनिया हेंडरसन को मॉडर्न नर्सिंग नाइटिंगेल का खिताब भी जो है मिला है। इसके अलावा द 20th सेंचुरी नाइटिंगेल, 20वीं सदी की नाइटिंगेल का खिताब भी इनको मिला है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है और एमसीक्यूज में आपसे इसके हवाले से पूछ सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will, or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible. ये नर्सिंग वर्जीनिया हेंडरसन ने जो नर्सिंग थ्योरी पेश की थी जिसको नर्सिंग नीड थ्योरी कहते हैं, तो नर्सिंग नीड थ्योरी की ये क्या है, स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप लोगों ने याद रखना है। इस स्टेटमेंट में वर्जीनिया हेंडरसन ने क्या कहा है, इस स्टेटमेंट में वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग के रोल के हवाले से बात की है कि नर्सिस का जो बुनियादी फंक्शन है वो ये है कि इनका काम ये होता है कि ये एक बीमार बंदे को, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और उस वक्त तक उनकी मदद करते हैं जब तक वो बंदा जो है इस काबिल ना हो जाए कि वो खुद से अपने तमाम रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है वो खुद से उसको परफॉर्म करने लगे। सो उस वक्त तक पेशेंट की जो नीड है उसको पूरा करना ये नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है, ठीक है। सो ये पूरा जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, तो इस पूरे स्टेटमेंट का जो सिंपल वजाहत है वो यही है जो कि मैंने आपको बताया कि वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी नीड नर्सिंग थ्योरी में ये बात की थी कि नर्सिस का बुनियादी काम ये होता है कि इन्होंने अपने पेशेंट को क्या करना होता है, उनकी केयर करनी होती है, उनकी मदद करनी होती है, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में जो कि वो आमतौर पर करते थे, ठीक है, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। और इसी तरह से नर्सिस जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम तक जो है निभाएंगे जब तक उनके पेशेंट इस काबिल ना हो जाए कि वो खुद से जो है अपने काम सर अंजाम देने लगे पहले की तरह, जैसे कि वो पहले किया करते थे जब वो हेल्दी थे। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है नर्सिंग नीड थ्योरी में जो कि वर्जीनिया हेंडरसन ने बताई थी, ठीक है, नर्सिस के रोल के हवाले से। समझ आ गई इसकी? सर वो ना हैंडसन या इसको नर्सिंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या? सर जो वर्जीनिया
हेंडरसन है, इसको नर्सिंग नीड थ्योरी भी कहते हैं। वर्जीनिया हेंडरसन जो है ये एक खातून थी। इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी, इस थ्योरी को नर्सिंग नीड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जी सर। हाँ जी। और इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन को जो खिताब मिले हैं, तो एक खिताब ये है कि मॉडर्न नर्सिंग नाइटिंगेल। मॉडर्न नर्सिंग नाइटिंगेल का खिताब किन्हें मिला है? वर्जीनिया हेंडरसन को। इसी तरह से जो दूसरा खिताब इनको मिला है, द 20th सेंचुरी नाइटिंगेल, मतलब 20वीं सदी की नाइटिंगेल, ठीक है। ये दो खिताब वर्जीनिया हेंडरसन को स्पेशली मिले हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी नर्सिंग नीड थ्योरी में क्या कहा था? इन्होंने अपनी नर्सिंग नीड थ्योरी में नर्सिस के जो रोल है उसके हवाले से बताया था कि नर्सिस का रोल ये है कि ये अपने पेशेंट की क्या करे, उनकी मदद करे उन कामों में जो कि उन्होंने क्या करने होते हैं, उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, ठीक है। और ये मदद, ये उनकी मदद करना, उनको जो है एसेस करना, नर्सेज जो है उस टाइम तक अपने पेशेंट को जो है मदद देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, जब तक वो पेशेंट जो है इस काबिल ना हो जाए कि वो खुद से अपने काम सर अंजाम देने लगे पहले की तरह। तो ये बात जो है नर्सिंग नीड थ्योरी में वर्जीनिया हेंडरसन ने बताई थी नर्सिस के रोल के हवाले से। सही है। जी सर, थैंक यू। ओके। सो इस बात को जो है आप लोगों ने याद रखनी है, तो इंशाल्लाह फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन ने जो है 14 कंपोनेंट, मतलब अपनी नीड थ्योरी के जो है 14 कंपोनेंट जो है पेश किए थे, जिसमें उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको जो है 14 कंपोनेंट में क्या किया था, क्लासिफाई किया था। जिसमें पहला जो काम है वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिस के हवाले किया था, वो ये था कि नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने पेशेंट को इस काबिल बनाए कि वो ब्रीथ जो है वो नॉर्मली ले सकते हो, उन्हें सांस लेने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। अगर उनकी एयरवे क्लियर ना हो तो उनकी एयरवे क्लियर कर दी जाए, ताकि वो आसानी से नॉर्मली ब्रीथ कर सके, ठीक है। इसी तरह से ईट एंड ड्रिंक एडिक्वाइटली। अगर पेशेंट की जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो क्या है, वो डिस्टर्ब हुआ है, मल न्यूट्रिशन का शिकार हुए हैं पेशेंट, तो नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है कि वो अपने पेशेंट की जो खाने पीने की ज़रूरियात है उस पर क्या करे, उसका ख्याल रखे और उनकी खाने पीने की जो ज़रूरियात है उसको पूरी करे, ठीक है। इसी तरह से एलिमिनेट बॉडी वेस्ट। अगर पेशेंट जो है प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं या उनको एलिमिनेट करने में मसला जो है दरपेश आ रहा है, ठीक है, तो चाहे वो यूरिन हो या फीसिस हो, ठीक है, तो उनके उस प्रॉब्लम को क्या करे, उनके उस प्रॉब्लम को हल करे और उनकी जो एलिमिनेशन सिस्टम है उसको क्या करे, उसको नॉर्मलाइज करे। इसके अलावा मूव एंड मेंटेन डिजायरेबल पोस्चर। इसी तरह से कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे भी आते हैं जो कि टोटली डिपेंडेंट होते हैं किन पर, नर्सिस पर, और वो जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं। सो अनकॉन्शियस पेशेंट आप सबको पता है कि उनको फिर उनका साइड चेंज करना भी वो क्या होता है, नर्सिस पर होता है, ठीक है। उनको टेक लगाना, उनको बिठाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नर्सिस के जिम्मे आ जाती है। सो इस 14 कंपोनेंट में वर्जीनिया हेंडरसन ने ये बात भी बताई थी कि अगर एक पेशेंट आपके पास ऐसा हो जो कि अनकॉन्शियस हो, टोटली नर्सिस पर डिपेंड कर रहा हो, तो फिर नर्सिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेशेंट जिस पोस्चर में जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा हो, या जो पोस्चर पेशेंट के लिए, जो पोजीशन पेशेंट के लिए जो है डिजायरेबल हो, उसके लिए बेहतर हो, तो वो उस पेशेंट को उसी पोजीशन में जो है, उसी पोस्चर में क्या करे, उनको रखे, ताकि वो रिलैक्स फील करते रहे। इसी तरह से अगर ऐसे पेशेंट हो जिनको स्लीप या आराम करने में दुश्वारी हो, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं कर रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो रही, ठीक है, या उनको जो है प्रॉपर आराम नहीं मिल रही, तो नर्सिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पेशेंट को ऐसा माहौल प्रोवाइड करे जहाँ पर वो बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। जब वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे तो उनको फिर सुकून भी मिलेंगी, और इसके साथ साथ वो फिर सुकून से वो फिर पुरसकून आराम स्लीप भी कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेलेक्ट सूटेबल क्लॉथ ड्रेस एंड अनड्रेस। इसी तरह से जो पेशेंट होते हैं, जाहिरी बात है केयर के दौरान हम उनको क्या करते हैं,
उनको फिर हम ड्रेसअप भी कराते हैं, उनकी ड्रेसिंग जो है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सूटेबल ड्रेस को सेलेक्ट करना, ठीक है, ऐसा ड्रेस सेलेक्ट करना जिसमें जो है वो तंग ना होते हो, ठीक है, जिसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करते हो, और ड्रेस को चेंज करने के दौरान प्रॉपर प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी थ्योरी में जो है बताई थी। इसके अलावा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लॉथ एंड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट। अगर मिसाल के तौर पर सर्दियों का महीना है, सर्दियों का मौसम जो है वो स्टार्ट हुआ है और आपके पास पेशेंट है, तो आप अपने पेशेंट के लिए जिस वार्ड में आपने उनको रखा है, तो पहले तो आप ये काम करेंगे कि उस वार्ड में आप एक हीटर लगाएंगे, जिससे ये होगा कि पेशेंट को जो है फिर सर्दी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। और इसके साथ साथ अगर हीटर नहीं है, तो फिर आप अपने पेशेंट को ऐसे कपड़े पहनाएंगे जिससे वो गर्म रहे। इसी तरह से उनके लिए जो है बिस्तर वगैरह का बंदोबस्त करेंगे, जहाँ पर वो बिल्कुल उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, नॉर्मल रेंज में रहे, ठीक है। इसी तरह से कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम एंड प्रोटेक्ट द एंटीगमेंट, ठीक है। इसी तरह से उनकी बॉडी का हम ख्याल रखेंगे, मतलब उनकी बॉडी की जो है हम सफाई सुथराई करेंगे, ठीक है। उनकी जो है जैसे कि उनके नेल्स वगैरह है, चाहे पाँव के हो या हाथों के हो, तो उनके नेल्स वगैरह को जो है हम काटेंगे, और उनको हम हर तरीके से जो है साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे। अवॉइड डेंजर्स इन द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड इंजरीज अदर। ऐसे चीज़ें जिसकी वजह से पेशेंट को जो है नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि अगर एक सिरिंज जो है वो पेशेंट की टेबल के करीब पड़ा हुआ हो, तो उस सिरिंज को जो है हम अपने पेशेंट से दूर करेंगे, ठीक है। या हमारे पास ऐसे पेशेंट हो जो कि थोड़े मेंटली तौर पर क्या हो, डिस्टर्ब हो, तो ऐसे पेशेंट को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर उनके साथ दूसरे पेशेंट जो है वो करीब ना हो, और दूसरे लोग जो है उनसे थोड़े फासले पर हो, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो है खुद को भी नुकसान पहुंच सकते हैं, और ऐसे पेशेंट से दूसरे लोगों के भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो हमने माहौल को बिल्कुल क्लियर रखना है, बिल्कुल जो है रिलैक्स रखना है, ताकि पेशेंट जो है वो खुद भी महफूज रहे, और पेशेंट के हाथों से दूसरे लोग, नर्सिस स्टाफ भी, और दूसरे जो पेशेंट होते हैं या दूसरे जो अटेंडेंट होते हैं वो भी महफूज रहे। कम्युनिकेट विद अदर इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस, नीड्स, फियर्स और ओपिनियन। इसी तरह से हम ऐसा माहौल अपने पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जहां पर वो अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करे, अपने पेशेंट के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखेंगे जहां पर वो फिर हमारे पास हर तरह के, हमारे साथ हर तरह के जो उनकी थॉट्स होते हैं, उनकी जो ख्यालात होते हैं, वो हमारे पास क्या कर सकते हो, हमारे साथ वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। और उसके मुताबिक फिर हम उनको क्या करें, उनको डील कर सके। वर्कशिप वर्शिप अकॉर्डिंग टू वन फेथ। इसी तरह से हमने पेशेंट की जो रिलीजन है उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। सो उनके रिलीजन के मुताबिक हम उनको क्या करेंगे, केयर देंगे। अगर उन मिसाल के तौर पर एक पेशेंट आपके पास आया है जो कि क्रिश्चियन है, तो उनकी जो इबादत का टाइम होता है, ठीक है, अगर वो कॉन्शियस फॉर्म में है, इबादत का टाइम है उनका, तो फिर उनकी इबादत के टाइम हम उनको जो है उनके रिलीजन के हवाले से बातें याद दिलाएंगे, ठीक है। उनकी इबादत का टाइम हम उनको याद दिलाएंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि इससे और भी ट्रस्ट जो है उनका नर्सिस पर ज़्यादा होगा, और वो फिर नर्सिस के साथ मज़ीद कोऑपरेट करेंगे। इसी तरह से हमने ये नहीं करना कि आप एज अ नर्स जो है मुस्लिम है और आपके पास क्रिश्चियन पेशेंट आई है, ठीक है, या आप एज अ नर्स जो है क्रिश्चियन है और आपके पास मुस्लिम पेशेंट आए हुए हैं, तो आप कहेंगे ये तो मुस्लिम है, ठीक है, हम इनको केयर नहीं देते या प्रॉपर केयर नहीं देते, ठीक है, होने दो जो इनके साथ होना है। या हम कहते हैं कि ये तो क्रिश्चियन है, दूसरे मज़हब का है, इनका तो हम बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखेंगे। तो ऐसा कोई भी काम आप लोगों ने नहीं करना, बल्कि आपने हर तरह के पेशेंट की जितने भी उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसका हमने मुकम्मल ख्याल रखना है, और उनके रिलीजन का, उनके कल्चर का, उनकी उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सबको हमने क्या देनी है, वैल्यू देनी है। तो इससे ये होगा कि इससे पेशेंट का जो ट्रस्ट है वो नर्सिस पर बढ़ेगी, और जब पेशेंट नर्सिस
पर ट्रस्ट करेंगे तो वो फिर नर्सेज के साथ कोऑपरेट करेंगे और बहुत आसान हो जाएगी उनकी ट्रीटमेंट करना। वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, और हम ऐसे तरीके से अपने पेशेंट को केयर दे, ठीक है, जिससे हमें बजाते खुद भी ये महसूस हो, बजाते खुद हम ये फील करें कि हाँ हमने कुछ किया है, हमने अपने पेशेंट को जो है अच्छी केयर दी है और हमने पेशेंट की जो हेल्थ है उसमें हमने बेहतरी लाई है। सो हमने कुछ ना कुछ जो है वो अचीव किया है, हमें अचीवमेंट महसूस हो कि हाँ हमने अच्छी तरीके से अपने पेशेंट को केयर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट की जो हेल्थ है वो बेहतर हो रही है। इसी तरह से प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, इसी तरह से हम अपने पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व रखेंगे, ताकि जो डिप्रेशन वाले ख्यालात उनको आ रहे हैं या एनजाइटी अगर वो फील कर रहे हैं, तो जिस चीज़ की वजह से वो फील कर रहे हैं तो वो ख्यालात उनके माइंड से जो है वो एक तरफ हो जाए और वो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान दे। तो इससे क्या होगी, इससे उनकी जो एनजाइटी जो डिप्रेशन फीलिंग है उसमें कमी आएंगी और इस तरह से वो मज़ीद बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी that lead to a normal development and health and use the available health facilities। इसी तरह से इसके साथ साथ जैसे ही पेशेंट के हाथ में बेहतरी आती रहे, तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ हम अपने पेशेंट को लर्न करेंगे, मतलब उनको हम टीच करेंगे मुख्तलिफ हेल्थ एक्टिविटीज़ के बारे में, हम उनको क्या करेंगे, टीच करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो फिर जब नॉर्मल हो जाए, जब हेल्दी हो जाए, तो वो फिर अपने सेहत का जो है ख्याल रखे और अपने सेहत के लिए वो फिर कॉन्शियसली क्या करे, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। ठीक है, तो ये 14 बातें जो है उन्होंने अपनी नर्सिंग की जो पहले डिफिनीशन है उसमें बताई थी, जिसको फिर पॉइंट पॉइंट में तकसीम करके उससे 14 पॉइंट्स बनते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, एमसीक्यूज में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्जीनिया हेंडरसन ने जो नर्सिंग नीट थ्योरी पेश की थी, तो उसके कितने पॉइंट है या वो कितने पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, तो आप लोगों ने बताना है कि वो 14 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज इससे आते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी थ्योरीज आती है जिनका नाम क्या है जी? जी मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं इसके। हिलगर्ट पिपलाई, क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इसको आप कंसेप्चुअली याद करें, फिर एमसीक्यूज को आप लोग देख लेंगे। एमसीक्यूज जो है बहुत सारे मेरे पास मौजूद है, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा इस बार एग्जामिनेशन के दौरान। सो उससे आप लोग बेखबर रहे, सॉरी, उससे आप लोग जो है बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, और यहाँ पर अब आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है तीसरे नंबर पर हेलगेट पेप्लाई। हेलगेट पेप्लाई जो है इन्होंने 1952 में क्या किया था, 1952 में इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसको इन्होंने नाम दिया था इंटरपर्सनल थ्योरी का। इस नाम से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल से मुराद दो लोगों के दरमियान ताल्लुक, जो ताल्लुकात होती है उसको हम कहते हैं। सो हिलगर्ट पेप्लाई ने जो थ्योरी पेश की थी, इस थ्योरी में मेनली उन्होंने दो, मतलब नर्स पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट है वो हमारे पास हमारे साथ कोऑपरेट करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि नर्स और पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो खुशगवार होनी चाहिए। ठीक है, जब वो खुशगवार होंगी, नर्स और पेशेंट एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, तो इससे एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें नर्स पेशेंट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और वो बेहतर तरीके से मुख्तलिफ किस्म के डेटा को वो हासिल कर सकेंगे और उसके मुताबिक अपने पेशेंट को केयर दे सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से, अच्छा जी, इसी तरह से इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा है, फोकस इज ऑन द इंटरपर्सनल processes and the therapeutic relationship they develop between the nurse and client। वही बात है जो कि मैंने आपको बताई
शुरुआत करते हैं दोबारा से। हिलगर्ट पिपलाई ने जो है 1952 में इंटरपर्सनल थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया था। इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था, इस थ्योरी में इन्होंने ये कहा था कि फोकस इज ऑन द इंटरपर्सनल प्रोसेसेस एंड थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप दे डेवलप बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी में बेसिकली नर्स एंड क्लाइंट के दरमियान इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, बहुत ज़्यादा जोर दिया था और इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। इन्होंने कहा था कि अगर नर्स और क्लाइंट के दरमियान थेरेप्यूटिक रिलेशन जो है ये कायम हो जाए, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप से मुराद ये है कि क्लाइंट जो है वो अपने नर्स पर ट्रस्ट करना शुरू करे। ठीक है, और नर्सिस जो है वो अपने क्लाइंट को ऐसे केयर प्रोवाइड करे जिससे क्लाइंट जो है उन पर ट्रस्ट करना शुरू करे। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी नर्सिस स्टाफ के लिए कि वो फिर अपने क्लाइंट से जिस तरह का डेटा भी उनको चाहिए होता है तो वो क्लाइंट उसको उनको जो है बिल्कुल उसी तरह से डेटा प्रोवाइड करेंगे और अपने नर्सिस के साथ वो हर तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकेंगे। फोर फेजेस ऑफ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। इसी तरह से हिलगर्ट पेपलाई ने इस थ्योरी में जो है नर्स क्लाइंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको क्रिएट करने के लिए फोर फेजेस के बारे में बताया है, जिसमें जो पहला फेज हमारे पास होता है उसको हम ओरिएंटेशन फेज कहते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन फेज यूजुअली ये हमारे साथ वो फेज होता है या उस फेज को हम कहते हैं जिसमें जब पहली बार हम अपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने जा रहे होते हैं तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले हम अपने पेशेंट के साथ अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, इसी तरह से पेशेंट का नाम वगैरह पूछते हैं। ठीक है, इसी तरह से उनकी हम क्या करते हैं, उनकी हम असेसमेंट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन फेज कहते हैं, जिसमें हम अपनी और पेशेंट की इंट्रो करते हैं, उनसे थोड़ी डेटा जो है हिस्ट्री जो है कलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा जो फेज आता है इसको हम आइडेंटिफिकेशन फेज कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन फेज ये वो फेज होता है जिसमें हम अपने पेशेंट के जो मसाइल होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जो डेटा हमने उनसे फर्स्ट फेज में कलेक्ट किया होता है तो उस डेटा पर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करके उसके जरिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं। ठीक है, अब जब पेशेंट के प्रॉब्लम को हमने डायग्नोज कर लिए तो डायग्नोज करने के साथ साथ उसके लिए हम प्लानिंग भी इसी फेज में ही करते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन फेज में हमने नर्सिंग डायग्नोसिस और प्लानिंग कर ली, मतलब नर्सिंग केयर प्लान हमने तैयार कर लिया है पेशेंट के लिए। तो अब उस नर्सिंग केयर प्लान पर अमल करने का जो फेज है उसको हम एक्सप्लॉयटेशन फेज कहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन फेज ये वो फेज होता है जिसमें हमने जो नर्सिंग केयर प्लान किया होता है तो उस नर्सिंग केयर प्लान को हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसी के मुताबिक हम अपने पेशेंट को क्या कर रहे होते हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जब हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन फेज कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हमारे पास लास्ट फेज आता है जिसको हम रिजोल्यूशन फेज कहते हैं। रिजोल्यूशन फेज को आप इवॉल्वेशन फेज भी कह सकते हैं। इस फेज में हम क्या करते हैं, इस फेज में हम ये देखते हैं कि हमने जो नर्सिंग केयर प्लान तैयार किया था अपने पेशेंट के लिए तो आया उस प्लान के मुताबिक हमने अपने पेशेंट को केयर दिया है या नहीं। जो स्टेप्स हमने अपने पेशेंट के लिए तैयार किए थे, आया वो सारे स्टेप्स हमने अपने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट किए हैं या नहीं। तो इसकी हम क्या करते हैं, इसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम अपने पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको डायग्नोज करते हैं कि हमारे एक्शन से, हमारे नर्सिंग केयर प्लान इम्प्लीमेंट करने से हमारे पेशेंट के हेल्थ स्टेटस पर अच्छे असरात मुरतब हुए हैं या नहीं, हमारे पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें बेहतरी आई है या नहीं। तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन फेज में करते हैं। ठीक है, तो ये फोर फेजेस है जो कि इंटरपर्सनल थ्योरी में हेलगर्ट पेपलाई ने क्या किए थे, इंट्रोड्यूस कराए थे। और यही वो फेज है जिसकी वजह से नर्स पेशेंट के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो कायम हो जाती है। ठीक है, जी सर, हाँ। अच्छा जी, मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग जो थी वो मैंने स्टॉप की थी तो इस वजह से ये 4 पॉइंट जो है ये रिकॉर्ड ना हो सके। तो फेजी अब्दुल्ला के बारे में आपको ये कह रहा था कि इन्होंने 1960 में 21 नर्सिंग प्रॉब्लम
थ्योरी के नाम से थ्योरी क्या की थी, प्रपोज की थी, जिसमें इन्होंने 21 ऐसे प्रॉब्लम पर रोशनी डाली थी जिसको इम्प्रूव करना था। ठीक है, जिसमें पहला प्रॉब्लम ये था कि टू मेंटेन गुड हाइजीन एंड फिजिकल कंफर्ट। इन्होंने कहा था कि अगर हम अपने पेशेंट को जल्दी ठीक करना चाहते हैं और जल्दी उनको सेहतमंद देखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनकी क्या करें। जी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सिर्फ ये स्लाइड रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो इस वजह से दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने पहली बात ये की थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जल्दी सेहतयाब हो जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनकी हाइजीन का ख्याल रखें, साफ़ सुथराई का, और उनको हम फिज़िकली कंफर्ट रखें। मतलब अगर उनको किसी किस्म का पेन हो रहा है, किसी जगह पर उनको दर्द हो रहा है तो उनको हम उस दर्द से क्या करें, छुटकारा दें। इसी तरह से टू प्रोमोट ऑप्टिमल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, हम अपने पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ है हम उसको क्या करें, ऑप्टिमल रखें। ठीक है, ऑप्टिमल से मुराद ये है कि हम उनको ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें और इतने लेवल में परफॉर्म करें कि वो उससे कंफर्ट रहे और किसी किस्म की जो है वो बेचैनी का शिकार ना हो। ठीक है, तो उनको हम प्रॉपर एक्सरसाइजेज जो है वो उनसे कराए, इसी तरह से आराम करने के लिए हम उनको प्रॉपर टाइम दें और नींद पूरी करने के लिए हम उनको क्या करें, प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसी तरह से टू प्रोमोट सेफ्टी थ्रू प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, इंजरी और अदर ट्रॉमा एंड थ्रू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इसके साथ साथ हम अपने पेशेंट को क्या करें, हम अपने पेशेंट को हर तरह की सेफ्टी जो है प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पर सिमी कॉन्शियस पेशेंट है आपके पास, तो सिमी कॉन्शियस पेशेंट के लिए जो बेड होता है, ठीक है, जिस पर हमने उनको लेटाया हुआ होता है, तो उस बेड के साइड रेल्स होने चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, ताकि अगर पेशेंट साइड चेंज कर रहे हो तो साइड चेंज करने के दौरान उनके गिरने का खतरा ना हो। ठीक है, उनको इंजरी होने का खतरा ना हो। ठीक है, इसी तरह से ऐसे पेशेंट जिनकी वजह से दूसरे लोगों को बीमारी फैलने का खतरा हो तो ऐसे पेशेंट को हम आइसोलेटेड रूम प्रोवाइड करें, जहां पर वो क्या होंगे, महफूज होंगे और उनकी वजह से दूसरे लोग जो है वो भी बीमारी से क्या होंगे, बचे रहेंगे और बीमारी फैलने का खतरा नहीं होगा। इसके अलावा टू मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स एंड प्रिवेंट एंड करेक्ट डिफॉर्मिटी, इसी तरह से हम अपने पेशेंट की जो बॉडी पोस्चर है, ठीक है, उसको हम क्या करें, उसको हम मेंटेन रखें एक्सरसाइजेस के ज़रिए। अगर पेशेंट जो है वो हेल्दी है और डिफॉर्मिटी का ख़तरा हो तो डिफॉर्मिटी से हम उनको प्रिवेंट रखें, या अगर उनको किसी किस्म की डिफॉर्मिटी हुई है, मतलब किसी किस्म के जो है उनके पाँव जो है वो सूज गए हो या हाथ सूज गए हो, तो उसको हम क्या करें, उसको हम दोबारा से नॉर्मल करें मुख्तलिफ हेल्थ टेक्निक्स के ज़रिए। ठीक है, इसी तरह से मजीद आगे बढ़ते हैं टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल, इसी तरह से हम अपने पेशेंट की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है उसको मेंटेन रखें। ठीक है, और उनको हम प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते रहे ताकि उनकी बॉडी के एक एक सेल तक जो है ऑक्सीजन पहुंचती रहे। टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑल बॉडी सेल, इसी तरह से हम अपने पेशेंट की जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उस पर भी क्या करें, उस पर भी नज़र रखें और हम अपने पेशेंट को मल नरिश होने से क्या रखें, महफूज रखें। इसके अलावा टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ एलिमिनेशन, अपने पेशेंट की जो एलिमिनेशन सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको हम क्या करें, उसको हम फैसिलिटेट करें और वो प्रॉपर आसानी से जो है यूरिन पास कर सकता हो, वो फीसिस पास कर सकते हो, मतलब कंस्टिपेशन का शिकार ना हो। ठीक है, और डिसयूरिया का शिकार ना हो, तो इससे हम उनको क्या करेंगे, बचा के रखेंगे। ठीक है, और न्यूट्रिशन स्टेटस पर हम इस वजह से नज़र रखेंगे क्योंकि अगर उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छी नहीं होगी तो वो फिर हील अप नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनके बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। जब एनर्जी नहीं होगी तो वो अपनी जो हेल्थ स्टेटस है उसको फिर ठीक नहीं कर सकते। सो टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसके अलावा पेशेंट की जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है इसको भी मेंटेन रखना जो है ये नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। और नर्सिस जो है पेशेंट की जो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड लेवल है उस पर भी क्या करेंगे, नज़र रखेंगे। ठीक है,
to recognize the physiological responses of the body to disease condition like pathologic, physiologic and compensatory। ठीक है, इसी तरह से अगर पेशेंट जो है वो मिसाल के तौर पर किसी बीमारी में मुब्तला हुए है, तो जब पेशेंट बीमार होता है तो बीमार होने के दौरान उसकी बॉडी जो है मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्सेज जो है वो क्या करती है, वो शो करती है। इस दौरान जो है नर्सेस क्या करें, वो अपने पेशेंट की जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है, मिसाल के तौर पर जब कोई बंदा बीमार होता है, उनको फीवर होती है, तो फीवर के दौरान हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स ये होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ बाज़ केसेस में जो है कांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कांसी जो है ये भी हमारे बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाती है। और टेम्परेचर के इंक्रीज होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटी आई हुई होती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो टेम्परेचर इनटॉलरेंट होते हैं, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर में अपना काम नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बीमारी की जो बीमारी को पैदा करने का जो रफ्तार है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वो फिर ज़्यादा नुकसान जो है हमारी बॉडी को नहीं पहुंचा पाता। तो इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ना ये भी एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का डिजीज़ के नतीजे में। ठीक है, तो इसको रिकॉग्नाइज करना, इसको अंडरस्टैंड करना नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड फंक्शन। इसी तरह से हमारी बॉडी, आपको पता है कि ये एक होम्योस्टेटिक सिस्टम है। होम्योस्टेटिक सिस्टम से मुराद ये है कि हमारी बॉडी में जब किसी चीज़ की कमी होती है, तो उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में प्रॉपर एक सिस्टम मौजूद है, एक निज़ाम मौजूद है, जिसके ज़रिए उस बॉडी के जो कमियां होती है, जो ज़रूरियात होती है, उसको पूरा किया जाती है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा मेरा सॉरी हमारे बॉडी में पानी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सर्दियों के मौसम में आप लोग नोटिस करते होंगे कि सर्दियों के मौसम में जो है हम लोग जो है बार बार जो है यूरिन पास करते हैं। तो ये इस वजह से करते हैं कि एक तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग जो है वो नहीं हो रही होती। ठीक है, पहले गर्मियों में स्वेटिंग हुआ करती थी, तो उस वजह से हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी हुआ करता था, तो वो उस स्वेटिंग की वजह से बाहर निकल जाता था। लेकिन सर्दियाँ है, सर्दियों में वो पानी जो है वो स्वेटिंग नहीं हो रही, तो हमारी बॉडी में वो इजाफी पानी रहता है। इजाफी पानी का रहना हमारे बॉडी में ये भी ख़तरे से बाहर नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर लोब से निकलती है, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन्स क्या होते हैं, सॉरी हमारी बॉडी में डायरेटिक हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। डायरेटिक हार्मोन्स जब प्रोड्यूस होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमें यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ती है। जब यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम फिर यूरिन पास कर लेते हैं। ठीक है, जबकि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में इसके अपोजिट होता है। गर्मियों में चूंकि स्वेटिंग की वजह से ऑलरेडी हम बहुत पानी लॉस कर चुके होते हैं, तो इसके रिस्पॉन्सेज में हमारे पोस्टीरियर लोब से एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हमारे किडनी की तरफ आ जाते हैं, और हमारे किडनी में मौजूद जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के सॉरी जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस के अंदर फिर हमारे पास एक CTT मतलब एक पार्ट होता है, जो कि अब उसका नाम मेरे माइंड से चला गया है, लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल क्या करता है, ये हमारे बॉडी में मौजूद जो वाटर होता है उसको रिटेन करता है, मतलब उसको बाहर जाने नहीं देता। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो पानी की किल्लत होती है, तो उससे फिर हमारी बॉडी क्या होती है, महफूज रहती है। ठीक है, तो ये एक होम्योस्टेटिक सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी में मौजूद होता है, और इसी तरह से हर एक चीज़ के लिए हमारे बॉडी में इस तरह का निज़ाम जो है मौजूद है। तो 10 पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड फंक्शंस,
इसके साथ साथ नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है कि हमारे बॉडी की, अच्छा जी, हमारी बॉडी की जितने भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म और फंक्शन है, होम्योस्टेटिक फंक्शन है, वो मेंटेन रहे। मतलब हमारे किडनी के जो फंक्शन है वो क्या हो, वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे, हेल्दी रहे, ठीक है। हमारे लिवर का जो फंक्शन है वो हेल्दी रहे, ठीक है। हमारे क्या कहते हैं, लंग्स का जो फंक्शन है वो मेंटेन रहे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, इन चीज़ों को जो है मेंटेन रखना, ये भी नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ सेंसरी फंक्शन, इसी तरह से हमारे जितने भी सेंसरी फंक्शन है, मतलब सेंस ऑफ हेयरिंग, बातें सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, टेस्ट करने की सलाहियत, टच करने की सलाहियत है, इसको भी मेंटेन रखना ये नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना, इसी तरह से टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सप्रेशन, फीलिंग्स एंड रिएक्शन। इसी तरह से पेशेंट को जब हम केयर दे रहे होते हैं, पेशेंट हमारे पास वार्ड में मौजूद होते हैं, तो इस पीरियड के दौरान पेशेंट जो है मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस जो है वो क्या करते हैं, वो फेस करते हैं। बाज़ टाइम ऐसे होता है कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ टाइम ऐसे होता है कि हमारे जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं एक ही माहौल में रहने की वजह से, एक ही जगह पर रहने की वजह से, लेटने की वजह से। तो उनके जो नेगेटिव एक्सप्रेशन, फीलिंग और रिएक्शंस होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसके मुताबिक उनको थेरेपी देना, उनको गाइड करना, ये भी नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट इंटररिलेटेडनेस ऑफ इमोशन एंड ऑर्गेनिक इलनेसेस, ठीक है। इसी तरह से पेशेंट को अगर इमोशनल या ऑर्गेनिक इलनेसेस है, ठीक है, इमोशनल से मुराद ये है कि अगर मतलब अपने फैमिली की वजह से उनके क्रैशेस आए हुए हैं, ठीक है, उनके अपने फ्रेंड्स के साथ ताल्लुकात में ख़राबी आने की वजह से उनको जो है परेशानी है, वो खफा है, ठीक है। तो उनके इमोशन को देखते हुए उसके मुताबिक उनको केयर देना, या ऑर्गेनिक इलनेस से मुराद उनको अगर रियल में कोई बीमारी है, ठीक है, किसी डिजीज़ का शिकार हुए हैं, तो उसकी वजह से उनको जो फील हो रहा होता है, वो जो सफ़र कर रहा होता है, तो उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है, और उसके मुताबिक उनको बताना, उनको गाइड करना, ये भी नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसी तरह से नर्सेज जो है वो अपने पेशेंट की वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो है उसका ख्याल रखेंगे, उसको जो है उसको प्रॉपर इम्पोर्टेंस देंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास ऐसी कंडीशन में पेशेंट आते हैं जो कि बात करने के मूड में नहीं होते, वो बात नहीं कर रहे होते। तो इस दौरान नर्सिस का काम ये होता है कि नर्सिस ने अपने पेशेंट की जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसको क्या करना होता है, उसको मॉनिटर करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो उनके आई एक्सप्रेशन हो गए, उनके फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, उनके बॉडी मूवमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको अहमियत देना और फिर इसी के मुताबिक पेशेंट को रिस्पॉन्ड देना, ये भी नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसी तरह से पेशेंट और नर्स के दरमियान एक पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, ताल्लुक हो, ठीक है, इसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू फैसिलिटेट प्रोग्रेस टूवर्ड अचीवमेंट एंड पर्सनल स्पिरिचुअल गोल, इसी तरह से हम अपने पेशेंट को जो है उनको मोटिवेट करते रहे, उनको फैसिलिटेट करते रहे, ठीक है, उनको जो है हम गाइड करते रहे कि किस तरह से वो हेल्दी हो सकते हैं, और हेल्दी होने के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे नहीं सोचना चाहिए। और इसी तरह से उनके जो रूहानी गोल होते हैं, तो रूहानी तौर पर हम उनको क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। मतलब उनके रिलीजन के हवाले से हम उनको जो है क्या करते हैं, उनको बताते हैं, या उनके कल्चर के बेस पर हम उनको क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इससे उनको एक इंकरेजमेंट मिलती है, उनको एक मोटिवेशन मिलती है, जिसकी तरफ हेल्थ की तरफ मूव करने में। टू क्रिएट और मेंटेन अ थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट,
और हम अपने पेशेंट को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें, एक ऐसा फैमिली माहौल, फ्रेंडली माहौल उनको हम प्रोवाइड करें जहाँ पर वो अपने आप को एज अ पेशेंट कंसीडर ना करता हो, बल्कि वहाँ पर वो अपने आप को एज अ गेस्ट महसूस करे, ठीक है। और उनके साथ हमारा जो ताल्लुक होता है, हमारा जो इंटरेक्शन होता है, तो वो ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो इससे उनके सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसी तरह से टू फैसिलिटेट awareness of self is an individual with varying physical, emotional and developmental need, ठीक है। इसी तरह से अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को फैसिलिटेट करेंगे, मतलब अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे कि आया मैं अपने पेशेंट के जो फिजिकल, इमोशनल और डेवलपमेंटल ज़रूरियात है, आया मैं उसके मुताबिक उनको केयर दे रहा हूँ या उनको केयर दे सकता हूँ या नहीं, या देने की काबिलियत रखता हूँ या नहीं। तो अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, जो कि नर्सिस बजाते खुद अपनी क्या करती है, असेसमेंट करती है। टू एक्सेप्ट द ऑप्टिमम पॉसिबल गोल इन द लाइट ऑफ लिमिटेशन एंड फिजिकल एंड इमोशनल, ठीक है। और इसी तरह से हम अपने पेशेंट के लिए ऐसे गोल्स जो है वो सेट करें जो कि क्या हो, अचीवेबल हो, ठीक है, जिसको अचीव करना क्या हो, पॉसिबल हो, मुमकिन हो। और उसी के मुताबिक हम उनके फिजिकल इमोशनल लिमिटेशन को देखते हुए वो गोल उन पर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने जो गोल्स है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। टू यूज कम्युनिटी रिसोर्सेज एज एन एड इन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम दैट अराइज फ्रॉम इलनेस। इसी तरह से कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम अपने पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी रिसोर्सेज से मुराद ये है कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है, उनको हम उनके केयर में क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। उनको हम कहेंगे आके आप अपने पेशेंट के साथ जो है उनके साथ इंटरेक्शन करते रहे, उनको जो है अपने साथ जो है मसरूफ़ रखा करे, ठीक है, इनको अकेले ना छोड़े और इनको हील अप होने में इनकी मदद करे। तो इससे जो है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सोशल प्रॉब्लम एज इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन द काज ऑफ इलनेस। इसी तरह से उनके माशरे में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उनके सेहत पर जो है असर पड़ा हो, तो उन फैक्टर्स को हम क्या करें, उन फैक्टर्स को हम ख़त्म करें और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये वो तमाम फैक्टर है जो कि फेजी अब्दुल्ला ने अपने 21 नर्सिंग थ्योरी में क्या किए थे, हाईलाइट किए थे। तो इसको भी हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आइमोजिन किंग, आइमोजिन किंग इन्होंने क्या किया था, इसकी समझ आ गई जो हमने पढ़ा? जी सर। अच्छा जी, किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है? और इसमें बस सारी रीडिंग और सेम सेम चीजें हैं, मतलब लाइक रीड आउट करने वाली चीजें, कोई खास सिनेरियो वाली नहीं है। बिल्कुल 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 आसान चीज़ें हैं और आप अगर इसको याद करेंगे ना, तो आगे जब हम एक एक करके थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो वो फिर आप लोगों के लिए इंतहाई आसान होगी। मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं तो तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो हकीकत है वो अपने बारे में आपको बता रहा हूं कि जब मैं 6 सेमेस्टर में था, तो ये वाले जो यूनिट है मैंने अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए सिर्फ ये वाला यूनिट पढ़ा था, यूनिट नंबर 3, और बाकी थ्योरीज को मैंने एक नज़र भी नहीं देखा था। तो इस यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद मैंने जो टेस्ट दिया था मिड टर्म, तो अल्लाह के फजल से उसको मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर इसको आप याद करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आने वाले जितनी भी थ्योरीज है उसको तकरीबन 70 to 80% उसको ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है, याद कर लिया है। तो इसको अगर आप याद करेंगे तो आगे थ्योरीज फिर आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। समझ गए ना आप लोग? जी सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। आइमोजीन किंग, आइमोजीन किंग ये भी एक खातून थी, खातून साहिबा थी। इन्होंने 1971 में थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट के नाम से एक थ्योरी क्या की थी,
पेश की थी, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी में क्या बात की थी, इसके एमसीक्यूज के हवाले से बिल्कुल वही मेथड है जो कि मैंने आपको बताया कि आपसे पूछ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट किसने पेश की थी, तो आपको याद होना चाहिए कि इसको आइमोजिन किंग ने पेश की थी। कब पेश की थी? 1971 में पेश की थी। तो इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे इससे, ठीक है।